right. Good morning, guys. Good evening, guys. Good evening. Good evening. कैसे हो यारो? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है ऐसा लग रहा है. Yes, all good. Guys, yes. All right. So today is the last day of the revision. सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ कि कैसे हो यार? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है. और दूसरी चीज कि आज लास्ट डे है, एग्जाम्स बहुत पास में आ चुके हैं, तो डर तो लग रहा होगा, राइट? गुड मॉर्निंग आबा. यू आर द बेस्ट. यस, यू आर द बेस्ट. हाँ मैम, एक वीक हो गया. हाँ जी, मैं एकदम बढ़िया, एकदम मस्त. आज हम लोग बहुत ही डिटेल्ड रिवीजन एक महा चैप्टर का करने वाले हैं, इसीलिए मैंने सेपरेटली इसको लिया है. इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट में इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट के लिए अलग से लाइव आने वाली हूँ इस वीक. संडे नहीं, मंडे को मैं लाइव आने वाली हूँ इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट के लिए. ठीक है, तो वो हम कर लेंगे वहां पर. और पलक, कैसे हो? बहुत दिनों बाद देखा. डोंट से लास्ट विल मिस यू. अरे आई मिस यू टू. पर हम लोग तो मिलेंगे यार, हम लोग मिलते रहेंगे. अभी तुम्हारी जॉब भी तो लगवानी है, तुम्हारी प्रैक्टिस भी तो करवानी है. अभी क्लियर करोगे, उसके बाद तुम जॉब के लिए बात करोगे. जो आर्टिकलशिप नहीं कर रहे उसके लिए बात करो, तो विल स्टे इन टच नो मैटर वॉट. ओके, चलो. ऑल राइट, स्टार्ट करेंगे क्या? सो टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग यूनिट 19 एंड यूनिट 18. ठीक है, यूनिट 18 जो है दैट इज क्लियरली रिलेटेड टू एथिक्स, बट अभी तक मैंने कभी भी यूनिट 18 करवाया ही नहीं है. ठीक है, मतलब मैं हमेशा, मतलब आई थिंक 2017 या 2018 में मैंने ये जब पढ़ाया था ड्यू डिलिजेंस, न्यू सिलेबस का मैंने 18 में पढ़ाया था. ठीक है, तब भी मैंने कभी मैराथन में यूनिट 18 नहीं लिया. उसके बाद जितने भी रिविजन लिए उसमें मैंने ले लिया. तो मैंने आज सोचा कि चलो यार अपन यूनिट 18 एक बार पढ़ा ही देते हैं, सो दैट इट स्टेज ऑन यूट्यूब फॉर आगे के लिए. भगवान करे तो मैं आगे जाकर ही लेक्चर्स ना देखना पड़े, मैं ऐसी आशा करती हूँ. पर ठीक है, मिलते रहेंगे और पढ़ने के लिए नहीं, बस ऐसे ही मिलेंगे लाइव सेशन में, मस्ती करेंगे, बकर करेंगे यार. कब तक पढ़ने की बातें करेंगे, राइट? चलो, एनीवे स्टार्ट करते हैं यूनिट 19 के साथ. इसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस है मैं मार्क कराते जाऊंगी. अगर आपने इन नोट्स का प्रिंट आउट ले रखा है तो आप मार्क करते चलो, और अगर आपने नोट्स का प्रिंट आउट नहीं लिया है तो आप लोग टॉपिक्स को लिख लेना जो जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यस. सबसे पहले मुझे बताओ, आग लगाने के लिए तैयार भाई साहब? ऑल सेट फॉर द लव ऑफ डीडी? स्टार्ट करेंगे. यस, ऑल राइट, ओके. यूनिट 11 जो है मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में मैंने रिवीजन लिया था. ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डिड नॉट टेक द रेस्ट ऑफ द रिविजन, क्योंकि पहली बात तो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है ना. आज ऑलरेडी 22 तारीख हो चुकी है ना. और नेक्स्ट जो थर्सडे आएगा उसमें काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि अगस्त में ही एग्जाम है, 10-15 दिन ही बाकी है. इसीलिए इट्स नॉट द राइट टाइम टू हैव अ सेशन बिटवीन यू एंड आई. ओके, मतलब आप लोग और मैं, अब हमारा जो सफर है वो टेक्निकली पढ़ाई का यही खत्म हो जाना चाहिए. 15 दिन है यार, अब तुम्हें ना यूट्यूब लेक्चर सब बंद करके सेल्फ स्टडी करना चाहिए. दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने उसको एक जो रिकॉर्डेड पहले के जो दिसंबर में लिए थे, पुराने वीडियोस नहीं, दिसंबर में मैंने लिए थे, वही वीडियोस मैंने अभी कर लिए हैं. खास बात उनकी ये है कि जो दिसंबर में वीडियोस लिए थे वो मैंने जून अटेम्प्ट के हिसाब से ही लिए थे, अगस्त वाले जो अभी हो रहे हैं. ठीक है, 11th यूनिट मैंने बहुत ज्यादा उसमें डिटेल्ड फॉर्मेट में लिया है, तो आप लोग वो देखो. उससे टाइम तुम्हारा तो बचेगा ही, मेजरली मेरा बच जाएगा. ठीक है, यस, ऑल राइट, ओके. साथ आ जाए हम लाइव. शुभम सर और मैं, चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे. बिजी आदमी है यार, वो बहुत बिजी रहते हैं वो आजकल. चलो, एनीवे शादी वादी के साथ सब बिजी हो जाते हैं मेरे साथ, मेरे हिसाब से. क्या बोलती है पब्लिक, इसलिए मैं शादी नहीं कर रही हूँ. एनीवे चलो, बोल मत देना तुम उनको. चलो स्टार्ट करते हैं ड्यू डिलिजेंस यूनिट नंबर 19 के साथ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. सबसे पहले हम इसकी वेटेज की बात करते हैं. उसका जो वेटेज है वो है करीब 14. बहुत ही बढ़िया इनॉग्रेशन हुआ है हमारा आज का. वो है 14 to 15 मार्क्स का.
ठीक है, 14 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 18 तक भी चले जाते हैं, ठीक है, कभी कभी 12-13 तक रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने ऑन एन एवरेज 14 to 15 मार्क्स इसको कवर किया है। अब अगर हम बात करते हैं ड्यू डिलिजेंस की, देन व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस? बेसिक बात करते हैं भाई, दो कंपनीज है, एक है वोडाफोन और एक है आइडिया। वोडाफोन ने बोला कि यार आइडिया को, मैं चाहता हूं कि आइडिया को अपने अंदर मर्ज कर लूं, क्योंकि वोडाफोन इज अ बिगर ब्रांड, वोडाफोन के पास पैसा ज्यादा है, तो वो आइडिया के शेयर होल्डर्स को पैसा दे देगी और वो आइडिया को अपने अंदर मर्ज कर लेगी। क्यों कर लेगी मर्ज? क्योंकि भाई डेफिनेटली जियो आ गया है, कंपटीशन की 12 बजा दी है, कंपटीशन एक्ट की तो बहुत ज्यादा ही 12 बजा दी है, सीसीआई ने भी पैसे खा लिए हैं। तुम्हें लगता है ना, ये तो समझ में आ ही गया होगा ना कि जब जियो आया और फ्री सर्विसेज दी तो कंपटीशन तो डेफिनेटली हैम्पर हुई, बट कुछ एक्शन लिया नहीं गया। इनफैक्ट 31 दिसंबर अनाउंस करने के बाद 31 मार्च तक वो फ्री सर्विस ले गए, फिर भी कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, क्योंकि भाई साहब मुकेश अंबानी है, राइट। बट द पॉइंट इज कि वोडाफोन ने सोचा कि अगर मैं मर्ज इसको अपने अंदर कर लूंगा तो मुझे पूरी पुष्टि तो करनी पड़ेगी, जांच पड़ताल तो करनी पड़ेगी। जांच पड़ताल कैसे? इनका अभी बिजनेस क्या है, इनकी कितने शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग कितनी है, लेबर, इनका लेबर के सिनेरियो क्या है, उसके बाद इन पर प्रोसिक्यूशन क्या है, इन पर कोई लिटिगेशन चल रहा है क्या। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें डिटेल्ड फॉर्मेट में वोडाफोन वांटेड टू नो अबाउट आइडिया। तो उसके लिए जो पूरी प्रोसेस, एक प्रोसेस कंडक्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यू डिलिजेंस। क्या बोलते हैं मेरी जान? ड्यू डिलिजेंस। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे से, ठीक है। ये लेक्चर यूट्यूब पर रहेगा या नहीं उसकी गारंटी मैं आपको अभी कुछ नहीं दे सकती हूँ। चलो, ड्यू डिलिजेंस क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं और रिस्क असेसमेंट करते हैं। किसका? एक इम्पेंडिंग ट्रांजैक्शन का, मतलब जो ट्रांजैक्शन आगे होने वाला है उसकी जब हम एनालिसिस करते हैं तो क्या हो जाएगा? डीडी। ऑडिट और डीडी में ये डिफरेंस है, ऑडिट में ऑलरेडी गलती हो चुकी है, गलती ऑलरेडी हो चुकी है, रायता ऑलरेडी फैल चुका है, उसके बाद हम फॉल्ट्स ढूंढते हैं कि क्या हुआ, तो वो ऑडिट हो जाता है, फॉल्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज। डीडी इज नॉट अ फॉल्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज। डीडी बोलते हैं कि आगे गलती ना हो, आगे रायता ना फैले, आगे भसड़ ना बचे, इसके लिए हम अभी क्या कर लेते हैं? अभी हम पहले से डीडी कर लेते हैं। तो ऑडिट ना बाद में होता है, अब मतलब होता है ना, पचता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसमें हम ऑडिट करते हैं कि अब गलतियां निकाल लो, चलो। बट डीडी में हम चिड़िया को खेत चुगने ही नहीं देते हैं, हम क्या बोलते हैं भाई? अभी ट्रांजैक्शन होगा उसके पहले हम पूरी जांच पड़ताल कर लेंगे, ठीक है। यस, okay, so it is careful methodological investment of persons or the performance of an act with a standard to ensure कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी दे रही है वो सही है। नहीं तो आइडिया ने डेफिनेटली खुद से तो इन्फॉर्मेशन दी होगी, बट वोडाफोन को ट्रस्ट इश्यूज है। वोडाफोन क्या बोलेगा? आई एम नॉट श्योर वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आइडिया इज गिविंग इज करेक्ट और नॉट, सो लेट मी जस्ट डू वॉट? डू द डिटेल्ड एनालिसिस, एंड दैट माई फ्रेंड इज वॉट? ड्यू डिलिजेंस। क्लियर है? बहुत अच्छे से, यस। ऑलराइट, अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू कलेक्ट द मटेरियल इन्फॉर्मेशन। जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है, जो रेलेवेंट होती है, उसको कलेक्ट करना होता है। स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट्स आपको क्या करने होते हैं? निकालने होते हैं। और दैट इज वाई यू डू व्हाट? यू डू डीडी। तो स्वॉट पता करने के लिए आप डीडी करते हो। आप क्यों करना चाहते हो स्वॉट? आपको पता चलेगा उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जिस पर हम उनको तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या वीकनेस है जिस पर हम उनको तोड़ सकते हैं। अब देखो भाई, अगर आइडिया वोडाफोन के अंदर जाकर मर्ज हो रहा है, आइडिया अगर वोडाफोन में मर्ज हो रहा है, तो डेफिनेटली वोडाफोन विल हैव टू पे मनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ आइडिया। वोडाफोन पे करेगा ना आइडिया के शेयर होल्डर्स को। तो ऐसे केस में आइडिया के जो शेयर होल्डर्स हैं या आइडिया की जो चलो वीकनेसेस है वो वोडाफोन पता करेगा और उसके बेसिस पर कम प्राइस पे करने की कोशिश करेगा। और आइडिया क्या करेगा? आइडिया अपनी वीकनेस को छुपाएगा सो दैट वो ज्यादा प्राइस मांग सके। तो यहाँ पर टेक्निकली जो अक्वायरर कंपनी है, अक्वायरर चाहती है कि उस कम से कम प्राइस दे, और जो टारगेट कंपनी है वो चाहती है कि उसको ज्यादा प्राइस मिले। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से, पक्का? तो यू नीड टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑल द स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, यू नीड टू इंप्रूव द बार्गेनिंग पोजीशन। बार्गेनिंग पोजीशन इंप्रूव करना मतलब कम पैसे देना। डीडी जो करवाता है वो टेक्निकली पेयर होता है,
ठीक है। जैसे वोडाफोन डीडी करवाएगा तो वोडाफोन को पैसे देने खरीदने के लिए, इसलिए वो पहले सामने वाले पर डीडी करवा रहा है। सो द पॉइंट इज कि वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन इंप्रूव करना चाहता है। एंड लास्ट में वो ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करेगा जो रिस्की है। और रिस्की है का मतलब क्या कि यू विल नीड some kind of representations, guarantees, warranties on the part of idea के एम्प्लॉइज बकायदा ऐसी गारंटी वारंटी लिख कर देंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आपको हमने दी है वो सही है और सच के सिवा कुछ नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ऐसे रिस्की एरियाज हमको पता कैसे चलेंगे? सपना तो नहीं आएगा, डीडी करेंगे तब पता चलेगा अच्छा कंपनी ने आरपीटी किया, अच्छा कंपनी का 5 साल पहले जो प्रमोटर था वो जेल गया था। तो ऐसे एरियाज में हम क्या ले लेंगे उनसे एक रिप्रेजेंटेशन कि आप जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हो इन सब चीजों से रिलेटेड वो सही है। ठीक है, तो ये 4 क्या होगा इसके पर्पसेस। ये करने के बाद व्हाई डू यू नीड डीडी? ठीक है, आपको क्यों चाहिए डीडी? आपको इन्वेस्टिगेट करना है, आपको अपनी बार्गेनिंग स्किल्स, अपनी बार्गेनिंग पोजीशन इंप्रूव करनी है, रिस्क को थोड़ा कम करना है। अगर रिस्क आ भी रही है साथ में, देखो आप रिस्क को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, रिस्क को आप कम कर सकते हो। तो रिस्क मिटिगेट करने की पोजीशन में आने के लिए भी हमें डीडी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो उसके लिए डीडी करना पड़ेगा, वरना आपको रिस्की एरियाज कैसे पता चलेंगे? फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसी चीजें जो डील किलर्स होंगी। व्हाट आर डील किलर्स? डील किलर्स आर दोज इवेंट्स, ऐसी इंफॉर्मेशन का खुलासा हो जाना डीडी करते टाइम जो कि डील को किल कर सकती है। क्या कर सकती है मेरी जान? डील को किल कर सकती है। उसके बाद नेगोशिएट करना प्राइस, वेरीफाई करना कि भाई जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं। जो भी आपका अग्रीमेंट होगा, मर्जर अग्रीमेंट, अमलगमेशन अग्रीमेंट, तो जो भी अग्रीमेंट होगा उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आनी चाहिए उसके बारे में पता करने के लिए भी आपको डीडी करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस आनी चाहिए वो पता करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा मेरी जान? डीडी करना पड़ेगा। एंटी ट्रस्ट इश्यूज जो आ सकते हैं, मतलब जो ऐसी कोई चीज है जिस पर हमारा ट्रस्ट आप पर से टूट जाए ट्रस्ट, वो चीजें हमें पता करनी है। सो दीज आर वेरियस रीजंस व्हाई यू नीड टू डू व्हाट? ड्यू डिलिजेंस। क्लियर है? बहुत अच्छे से। अच्छा, ये जो लिस्ट है ना, ये रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट नहीं है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है। एग्जॉस्टिव का मतलब समझते हो कि आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो। क्लियर है? बहुत अच्छे से। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या? और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो। सो यू कैन ऐड अदर बेनिफिट्स एज वेल। जैसे आपको कंपनी की प्रोसिक्यूशन स्टेटस, लिटिगेशन स्टेटस पता चलता है, कंपनी के लेबर उनसे कितना सेटिस्फाइड है ये ड्यू डिलिजेंस से पता चलता है, कंपनी का टैक्स का स्टैट्यूटरी ड्यूज तो कुछ नहीं है ये पता चलता है। तो ड्यू डिलिजेंस ये सारी चीजें पता चलती है ओवरऑल। क्लियर है? बहुत अच्छे से। यस। अब अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो ड्यू डिलिजेंस की स्कोप में मतलब आप क्या क्या चीजें टेक्निकली कवर करते हो। देखो, अगर स्कोप का क्वेश्चन आता है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर स्कोप का क्वेश्चन आता है तो पहले तो आप बताओगे डीडी होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आप बताओगे कि डीडी अगर हम करते हैं तो वो टाइप ऑफ ड्यू डिलिजेंस पर डिपेंड करता है। मल्टीपल टाइप्स होते हैं ड्यू डिलिजेंस के। आपका जो ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक, लीगल, एचआर, एनवायरमेंटल, तो बहुत सारे, आईपीआर, है ना, तो बहुत सारे तरह के ड्यू डिलिजेंस होते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें स्कोप की ओवरऑल, तो ओवरऑल जनरल स्कोप क्या होगा? हम ये चेक करते हैं कि लॉ के साथ कंप्लाई कि नहीं, कंपनी के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी या लिटिगेशन तो नहीं चल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, टैक्स स्टेटस क्या है। ठीक है, कंपनी पर कोई फ्रॉडलेंट क्लेम्स लगाए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी ने कोई फ्रॉडलेंट क्लेम्स लगाए तो फिर गड़बड़ है। आ रही बात समझ में? मतलब अगर कंपनी पर या तो फ्रॉड करने के क्लेम लगाए तो गड़बड़ है, बट अगर वो क्लेम ही अपने आप में फ्रॉड था, मतलब फेक क्लेम्स, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर शोज कि भाई जैसा विजय माल्या, उसका कैरेक्टर तो सबको पता ही था, कैरेक्टर ऐसे कि फ्रॉडलेंट कैरेक्टर पता था। ठीक है, तो इस तरह के जो कैरेक्टर इश्यूज होते हैं, जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर हम बात करते हैं टाटा और अंबानी में, तो तुम चोर किसको बोलोगे? चोर एज इन की हु इज मोर लाइकली टू वायलेट द लॉ, अंबानी, राइट। तो टाटा को हमेशा गुड कैरेक्टर में माना जाता है और अंबानी को कंपेरेटिवली बैड कैरेक्टर में माना जाता है। तो ये सारी चीजें हम डीडी में चेक करते हैं, है ना। पुराने कोई डेट्स अगर चल रहे हैं तो अनपेड टैक्सेस हैं,
क्रॉस बॉर्डर मतलब फॉरेन एक्सचेंज का इसमें क्या सिस्टम है, कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, फॉरेन एक्सचेंज अगर इन्वॉल्व हो तो आप ये चेक करोगे, एंड कंपनी की रेपुटेशन क्या है, ये सब की सब चीजें हमें चेक करनी होती है while doing due diligence. Now this list is a very general list, this is not at all specific one, जनरल है. लेकिन अगर आपको इसमें पॉइंट याद नहीं है तो क्या करोगे, जो टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस है ना उसकी एक एक पॉइंट चेक कर लोगे और उसमें डाल दोगे. ठीक है, जैसे एक पॉइंट कौन सा होता है, एक टाइप ऑफ ड्यू डिलिजेंस होता है ऑपरेशनल, जिसमें आप कंपनी की मैनेजमेंट एफिशिएंसी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी चेक करते हो, तो वो लिख दोगे यहाँ पर टू चेक द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी. फिर एक होता है टैक्स ड्यू डिलिजेंस, तो आपने उसमें देख लो कंपनी पर कंपनी टैक्सेस प्रॉपर्ली पे कर रही है कि नहीं, कंपनी पर स्टैट्यूटरी ड्यूज है या नहीं, अनपेड टैक्स क्लेम्स कुछ है क्या, शो कॉज नोटिस कुछ आया है क्या, असेसमेंट में कुछ इश्यूज आए क्या. तो आपको अगर स्कोप ये वाले पॉइंट्स नहीं याद रह रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस है उसमें से एक एक पॉइंट उठाकर डाल सकते हो. क्लियर है बहुत अच्छे से. सी द पॉइंट इज, माई पॉइंट इज कि अगर तुम रट नहीं जाओगे ना तो तुम्हें याद नहीं रहेगा. स्मार्टली पढ़ो डीडी को, डीडी एज इन द एंटायर सब्जेक्ट, स्मार्टली पढ़ो थोड़ा. करेक्ट है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है बात. ठीक है, अगर तुम पॉइंट्स रटने जाओगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुम्हें अगर ये पता चल जाएगा ना कि ये टॉपिक किस चीज से रिलेटेड और किस टाइप का आंसर इसमें आना चाहिए तो तुम लिख पाओगे. क्लियर है बहुत अच्छे से, पक्का. यस. उसके बाद फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस. अब डीडी करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है. ठीक है, ये तो फैक्टर्स तो मतलब बहुत ही भयंकर रेपिटेटिव क्वेश्चन है. आईसीएसआई इतना आलसी है कि वो बार बार सेम क्वेश्चन डालता रहता है. सो दिस फैक्टर वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत फ्रीक्वेंटली आता है. ठीक है, ओके. यस, समझ आ रहा है. ओके. स्नेहा प्लीज मैम वीडियो यूट्यूब पर प्लीज 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 प्लीज. देखो वीडियो यूट्यूब पर रहेगा बट लाइव अटेंड कर लो. तुम्हें किस्मत अच्छी तुम्हें जो पैंडेमिक के टाइम पर तुम्हें लाइव अटेंड करने को मिल रहा है पगले. चलो लेक्चर रहेगा यूट्यूब पर. चलो एनीवे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप की बात करते हैं. तो आपको डीडी करते रहे, आपको खुद का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आप कर क्यों रहे हो. आपको दूसरी कंपनी को परचेज करना है, आपको उनके साथ एक नॉर्मल डील करनी है, आपको उसे फ्रेंचाइजी देनी है, आपको उनके साथ कोई तरह का जॉइंट वेंचर या कोलैबोरेशन करना है. व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपका डीडी का स्कोप अकॉर्डिंगली वाइडन होता जाएगा. ठीक है, सबसे पहला है बी क्लियर अबाउट योर एक्सपेक्टेशन कि आपको कितना रेवेन्यू चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए. देखो जैसे कंपनी जब मर्जर अरेंजमेंट्स करती है ना तब समटाइम्स द मोटिव इज जस्ट टू कट द कॉम्पिटिशन, कि कितना भी खर्चा हो रहा है होने दो बट हमें जियो को हराना है. समटाइम्स द मोटिव इज टू गेन मोर प्रॉफिट्स, समटाइम्स द मोटिव इज टू रिड्यूस द लॉसेस. ये सब चीजें आप लिख सकते हो, जो मैं बता रही हूं ना ये सब आप एग्जाम में लिख सकते हो, क्योंकि आपको डीडी का जो पेपर है वो आप जितना थियोरेटिकल जितना कंटेंट दे सकते हो उतना अच्छा. बीकॉम का पेपर याद है, बीकॉम का पेपर देते हो ना, बीकॉम के पेपर में आप कितने बड़े बड़े आंसर्स लिखते हो बट उसमें बकवास लिख कर आते हो. इसमें रेलेवेंट लिखना है पर आंसर्स बड़े लिखने हैं, आपको उन्हें कंटेंट देना है. नाउ व्हेन आई से कि आपको आंसर्स बड़े लिखने, दैट डज नॉट मीन कि पैराग्राफ लिख कर आ जाओ. आपको पॉइंटर्स में आंसर देने हैं. यू नीड टू स्टार्ट योर आंसर विद इंट्रोडक्शन, देन राइट द पॉइंटर्स एंड देन कंक्लूड योर आंसर. सो द सेम पैटर्न हैज टू बी फॉलोड. इट इज जस्ट दैट थोड़ा सा बस एक चीज का ध्यान रखना कि भाई हम ना इतना ज्यादा कंटेंट देने के चक्कर में फॉर्मेट ना भूल जाए. तो फॉर्मेट के साथ मजाक मत करो, फॉर्मेट अच्छे से लिखो. आप प्रेजेंटेशन ऐसा करो कि सामने वाला बोर ना हो तुमसे. ऐसा इमेजिन करो कि अगर ये आंसर मैं पढ़ूंगा तो मैं बोर तो नहीं हो जाऊंगा या हो जाऊंगी. करेक्ट है ना, लेकिन कंटेंट ज्यादा हो. ठीक है, तो सबसे पहले बी क्लियर कि भाई कौन सी कंपनी को अलग अलग ट्रांजैक्शंस में अलग अलग मोटिव्स होते हैं, तो मोटिव का ध्यान रखो. उसके बाद ये देखो कि आपके पास रिसोर्सेज है नहीं, मतलब आपने बड़ा बड़ा डीडी तो कर लिया बट क्या आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं. देखो डीडी में भी पैसे लगते हैं करवाने में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास मर्जर का पैसा ही नहीं है ले और मैं डीडी कराने चली. तो दैट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट. इफ यू हैव द मनी एंड रिसोर्सेज टू गेट द मर्जर डन, टू गेट द अमालगमेशन डन, टू गेट द कोलैबोरेशन जॉइंट वेंचर डन, देन ओनली गेट इनटू ड्यू डिलिजेंस. ओके, उसके बाद ये देखो कि जिस चीज के लिए जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उससे हमें प्रॉपरली हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है नहीं अपने आप को बेहतर करने की, चाहे वो मर्जर अमालगमेशन अरेंजमेंट कुछ भी हो, बेहतर कर रहा है कि नहीं हमको.
ठीक है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, डीडी। एंड लास्ट में डीडी करने से पहले आप मैक्सिमम लर्निंग इंडस्ट्री की कर लो। ऐसा मत करो कभी भी कि डायरेक्टली हम कंपनी को जानते नहीं, हमने तो बस पेपर में उसका नाम पढ़ा और उसका सीधे डीडी करने भेज दिया। नहीं, पहले आप जितनी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल डोमेन से निकाल सकते हो वो निकालो, उसके बाद फिर आप एक टीम डीडी टीम बनाकर फिर डीडी करो। ठीक है, ओके। तो यू नीड टू बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव स्कोप। ये करने के बाद आप एक स्केड्यूल फॉलो करो, स्केड्यूल प्लान करो। स्केड्यूल में आप क्या लिखोगे कि स्टेप्स क्या फॉलो करनी है, क्या क्या एरियाज, क्या क्या एस्पेक्ट्स चेक करने हैं, और आप पुश करोगे। जो डीडी करवा रहा है ना वो पुश करेगा कि मैं कितने टाइम में, वो पुश करेगा क्या कि मैं कितने टाइम में मुझे डीडी कंप्लीट करना है, वो और ज्यादा टाइम मांगेगा। और जो जिसके ऊपर डीडी हो रहा है वो जो है वो कम टाइम करने की कोशिश करेगा। तो इसका ध्यान रखो कि आप ज्यादा टाइम मांगो। उसके टाइम नेगोशिएट करना है तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो डेफिनेटली जो सेलर है, जो फरर है, फरर मतलब ट्रांसफरर, तो जो फरर है वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी चीजें खत्म हो जाए, पर आप मत करो ऐसा। रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करो। अब रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हो आप, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी देखो, सीनियर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी देखो, कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, कंपनी का लेबर कैसा है, किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एसेट्स लाइबिलिटीज कितने हैं, कितनी लाइबिलिटीज सिक्योर्ड है, कितनी अनसिक्योर्ड है। ये सारी चीजों का आपको बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, इससे कि आपके रिस्क को मिनिमाइजेशन होगा। उसके बाद जितनी बाहर की जो एक्सटर्नल सोर्सेज है, जैसे कि आपका दूसरे कंपनी के कस्टमर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, या एक्स डायरेक्टर्स हो गए, एक्स एम्प्लॉइज हो गए, उनसे बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। उसके बाद लिमिट द रिपोर्ट विद ओनली मटेरियल फैक्ट्स। अब आप इकट्ठी तो बतेरी इन्फॉर्मेशन करोगे, ये सब डालोगे क्या डीडी रिपोर्ट में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। सो वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू कलेक्ट, इट हैज टू बी ओनली द रेलिवेंट वन हैज टू गो इनटू द रिपोर्ट। एंड लास्ट में स्ट्रक्चर द इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चराइज करो कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में आएगी, फिर थोड़ी नॉर्मल वाली बाद में आएगी, लास्ट में रिकमेंडेशन आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा। तो इस तरह से एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करो डीडी रिपोर्ट का। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 7 फैक्टर्स हो गए। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव स्कोप क्या है उसका ध्यान रखो, फिर आप किस स्टेप्स डिसाइड करो आप डीडी में क्या करोगे, फिर आप रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करो, टाइम को नेगोशिएट करो। ठीक है। उसके बाद प्लानिंग करो स्केड्यूल की, इंफॉर्मेशन लो एक्सटर्नल सोर्सेस से, लिमिट को रिपोर्ट करो सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स से, एंड लास्ट माय फ्रेंड इज स्ट्रक्चर द इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे से। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई आपत्ति? बढ़ेंगे आगे। यस। उसके बाद आता है स्टेजेस या प्रोसेस ऑफ डीडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सो दैट आप लोग कर लेना। वो इंपॉर्टेंट है बट वो इजी है, तो आप लोग कर लेना। और वो जो चीज जो आप लोग को करने वो है M&A ड्यू डिलिजेंस। वो क्या है? M&A ड्यू डिलिजेंस, मर्जर अमलगमेशन ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस जो है वो आपको बुक में चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उनके पास तो रेगुलर नोट्स में है ही। ठीक है। तो आप लोग उसको पढ़ लेना याद से। ठीक है, मिस मत करना। पॉइंट वाइज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं तो रिपीटेड आंसर्स होते हैं, ऐसा क्या फॉर्मेट लेके मैम मार्क्स ज्यादा मिले? ये तो स्नेहा मुझे पूछ रही, मैम ऐसा कोई जादू बता दो आप कि मैं लिख कर आऊं 1 पेज और मुझे मिल रहा है 90 मार्क्स। ठीक है। मैं ना करूं डाइट, मैं ना करूं एक्सरसाइज और मैं हो जाऊं पूरी पतली। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हर क्वेश्चन का एक ही फॉर्मेट होता है। ठीक है। पॉइंट्स रिपीट होंगे दैट आई एम श्योर, बट अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हो देन यू विल बी एबल टू राइट मोर कंटेंट। जब आप एक बार में पढ़ते हो तो आपको चीजें याद नहीं होती है, दूसरी बार पढ़ते हो तो कुछ चीजें याद होंगी, कुछ नहीं होगी, तीसरी बार पढ़ोगे तो ज्यादा चीजें याद रहेंगी, चौथी बार पढ़ोगे तो और ज्यादा चीजें। तो जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतना अच्छा, स्पेशली थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक डीडी। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से। पक्का है क्या? सो द पॉइंट इज कि डीडी में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, उससे आपको ज्यादा कंटेंट आप रिटेन कर पाओगे एग्जाम के दिन तक। और उससे एक और ये फायदा होगा कि आपको जो फॉर्मेट है उसमें आपको पॉइंट ज्यादा मिल जाएंगे। सो फॉर्मेट सबका सेम ही है, आप चाहे कमेंट क्वेश्चन हो, केस स्टडी हो, और आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब में आपको क्वेश्चन जो है वो, आंसर जो है वो स्टार्ट इंट्रोडक्शन से ही करना है।
और उसके बाद आपको मेन पॉइंट्स लिखना है और उसके बाद फिर आपको कंक्लूड करना है। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से, पक्का? यस, ठीक है स्नेहा। मैम अगर पूछा हो कि प्रिपेयर अ नोट ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ डीडी, तो हमको पूरा फॉर्मेट फॉर्म में लिखना है या नॉर्मल आंसर? देखो व्हाट इज फॉर्मेट फॉर्म, पहले तो आप ये समझो। फॉर्मेट फॉर्म क्या होता है आपका? देखो, इफ दिस इज योर आंसर शीट, ठीक है, और आपको पूछा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टैक्स ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, तो टैक्स ड्यू डिलिजेंस, तो पहले तो आप बताओ व्हाट इज डीडी, डीडी क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आप बताओ व्हाट इज टैक्स ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, ये आपने अलग अलग पैराग्राफ में लिखना है। ये आप 2 से 3 लाइंस में एक्सप्लेन करोगे, ये आप 2 से 3 लाइंस में एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद आप, अच्छा देखो शॉर्ट नोट है तो शॉर्ट नोट ही रखना है, इसको हम लॉन्ग नोट तो नहीं कर सकते हैं, राइट, है ना। उसके बाद ये करने के बाद फिर आप लिखोगे फीचर्स, लेकिन आप हेडिंग नहीं दे सकते हो फीचर्स की। यू कैन नॉट जस्ट राइट द हेडिंग कि ये फीचर्स हैं, ये हेडिंग नहीं देना है। आपका आंसर इस तरह से होना चाहिए कि उनको समझ में आ जाए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में यू नीड टू कंक्लूड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज टैक्स ड्यू डिलिजेंस। अब ये जो कंक्लूजन है, ये जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन ना यही होता है अदर वर्ड्स में, तो आपको यही चीज रिपीट करनी है इन अदर वर्ड्स। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो ये जो आप लिखते हो बस आपको इसको स्मार्टली लिखना है, बट एटलीस्ट आपको 3/4 पेज तो कवर करना ही है, किसमें? शॉर्ट नोट में, ठीक है। अगर आपको नहीं, अगर आपको अगर कोई रिपोर्ट बनाने आती है, प्रॉपर डीडी रिपोर्ट बनाने आती है, तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा, वो रिपोर्ट के फॉर्मेट में करना पड़ेगा। आंसर अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आता है तो फिर डायरेक्टली, लेकिन अगर आपको बोले गए प्रिपेयर अ डीडी रिपोर्ट, तो फिर डीडी रिपोर्ट आपको उस रिपोर्ट के फॉर्मेट में लिखनी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीक करते हैं अपन प्लान, एक पेपर का एनालिसिस अपन करते हैं, नेक्स्ट वीक कर लेते हैं अपन, डोंट वरी, ठीक है। चलो हाँ जी, चलो ड्यू डिलिजेंस की प्रोसेस में बात करते हैं। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्री डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस एंड पोस्ट डिलिजेंस। प्री डिलिजेंस मतलब डीडी करने के पहले क्या तैयारी करनी है, तो डीडी करने के पहले यू नीड टू साइन एन एनडीए। एनडीए क्या होता है? नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, कि जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन हाथ लगेगी वो चुपचाप अपने तक रखना और किसी और को मत देना, ठीक है। मतलब यू हैव टू बी सीक्रेटिव, कितना भी पेट दुखे, क्यों भाई, कितना भी पेट दुखे आपको किसी और को नहीं बताना है। बेसिकली यू कैन नॉट डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव कम अक्रॉस व्हाइल कंडक्टिंग डीडी। तो इसका डीडी अग्रीमेंट पहले ही साइन कर लेते हो। उसके बाद आप कंपनी से डॉक्यूमेंट्स पहले ही ले लोगे, ठीक है। डीडी करते टाइम तो आप एनालिसिस करते हो, लेकिन एनालिसिस करने के पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स पहले से ही ले लोगे कंपनी से। उसके बाद इश्यूज आइडेंटिफाई करोगे, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स है। उसके बाद आप उनको ऑर्गेनाइज करोगे कि भाई आप पहले क्या चेक करना है, फिर क्या चेक करना है, फिर क्या चेक करना है, और एक डेटा रूम क्रिएट करवाओगे। ये जो डेटा रूम है ना, ये डीडी टीम के बोलने पर दूसरी कंपनी करवाती है, दैट इज सेलर या फिर ट्रांसफरर। जैसे वोडाफोन है तो वोडाफोन वॉज द ट्रांसफरर सेलर, ठीक है। एंड द पॉइंट इज कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दैट यू हैव टू क्रिएट अ डेटा रूम, है ना। डेटा रूम में सारे रिकॉर्ड्स होंगे, और ये डेटा रूम किसके कहने पर और किन रिक्वायरमेंट्स पर क्रिएट किया जाएगा? डीडी टीम के कहने पर। क्लियर है? बहुत अच्छे से। उसके बाद डिलीजेंस किया जाएगा, यहाँ पर एक्चुअली डीडी किया जाता है। तो डीडी के टाइम पर क्या होगा? डीडी के टाइम पर ड्यू डिलीजेंस किया जाएगा, मतलब वो सब चेकिंग वेकिंग होगी, आप इंटरव्यूज के द्वारा क्वेश्चन पूछोगे, आप क्वेश्चन आयर उनको दोगे, आप उनके एम्प्लॉई से क्वेश्चन पूछोगे, लेकिन एक लिमिट होती है। और मैं एक और चीज बता दूं, ये कोई ऑडिट नहीं है कि जो मन किया करवा दिया। ये डीडी टीम है जो वॉलंटरली ये सब कर रही है, एंड इट इज नॉट इवन एज पर एनी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो, ओके। सो द पॉइंट इज कि लॉ नहीं बोलता है डीडी कराने के लिए, तो ट्रांसफरर या सेलर आप पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है या फिर आपको रोक सकता है कि यहां से आगे नहीं जाना, ज्यादा लिमिट पार नहीं करनी है। वो बोले कि भाई हमको आपके एम्प्लॉय से इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपके एम्प्लॉय से इंटरव्यू लेना है, वो मना कर सकती है। सेलर मना कर सकता है कि नहीं, हम नहीं चाहते कि आप हमारे एम्प्लॉय से बात करो। आ रही बात समझ में? तो उनका पूरा हक है मना करना। किसका? आइडिया का, मतलब सेलर फरर का।
उसके बाद देखो 4 चीजें हो सकती है, या तो आपकी डील ब्रेक हो जाए, ऐसी कोई चीज पता चल जाए कि बिल्कुल जो आपकी ट्रांजैक्शन को पूरा खत्म कर सकती है, तो डील ब्रेक ही हो जाएगी, वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। डील डाइल्यूट करना मतलब डील चलेगी तो सही, बट पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस बदल जाएंगे, जो डील थी वो पूरी बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर, मैं गई मैकडी के पास और मैंने बोला कि यार मुझे आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए। अब मैकडी ने अब क्या सोचा है, अब क्या डिसाइड किया है कि भाई हम ना ऐसे हर किसी को मैकडी नहीं दे देंगे, चलो मैकडी तो यार हर चौराहे में मिलता है, अपन तो स्टारबक्स लेते हैं, स्टारबक्स फिर भी कम जगह है, ठीक है, तो अपन लेते हैं स्टारबक्स। तो मैं स्टारबक्स के पास गई और मैंने बोला, टाटा के पास है स्टारबक्स, ये तो आपको पता है। मैं स्टारबक्स के पास गई, मैंने उनको बोला कि आप मुझे आपका फ्रेंचाइजी चाहिए, मुझे एक स्टारबक्स ओपन करना है मेरे एरिया में। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आपको स्टारबक्स ओपन करना है, ठीक है, हम आपका डीडी करेंगे, है ना। लेकिन उनको मेरे बारे में ऐसी चीजें पसंद आई, ऐसी चीजें पता चली कि उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये तो डील ब्रेक होती है। मतलब अरे सर रुक जाओ, मैं आपको फ्रेंचाइजी फीस ज्यादा दूंगी। तो स्टारबक्स को लालच आ गया, बोला यार ये तो फीस ज्यादा दे रही है, लेकिन इसके बारे में कुछ लिटिगेशन या कुछ प्रोसिक्यूशन हमको पता चला है, ये जिस लैंड पर चालू करना चाह रही स्टारबक्स वो भी थोड़ा डिस्प्यूट में है, तो क्या करें, तो हम डील की टर्म्स एंड कंडीशंस बदल देंगे। आ रही बात समझ में, हम क्या करेंगे, डील की टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो होता है डील डाइल्यूट की, डील है तो सही बट डाइल्यूट हो रही है। डील कॉशनर, ऐसी छोटी मोटी चीजें पता चल जाए जिससे बस स्टारबक्स क्या रहेगा, कॉशियस रहेगा, मुझ पर नजर रखेगा, मुझसे बीच बीच में इंफॉर्मेशन लेता चलेगा, बीच बीच में कभी भी छोटा मोटा ऑडिट करवा देगा मुझ पर, कभी कभी इंफॉर्मेशन मांग लेगा, तो ये कॉशनर्स होते हैं। कुछ ऐसी चीजें पता चलना जो शायद आपको अलर्ट कर दे। और मेकर मतलब क्या कि ओहो मैं इतनी सुशील तो नहीं, बट एकदम मैं ऐसी बिजनेस वुमेन हूं कि स्टारबक्स को देख के लगा कि आजा आप सबसे पहले डील कर ले, अपन साइन कर देते हैं। आ रही बात समझ में। सो दे लाइक्ड वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दे रिसीव्ड फ्रॉम माई ड्यू डिलिजेंस। उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली कि उनको तो हाथों हाथ डील करनी, तो डील मेकर होता है, मतलब ऐसे कुछ भी पता नहीं चलता है जो डील को खराब करे। क्लियर है, तो ये 4 चीजें होती है। उसके बाद पोस्ट डिलिजेंस क्या होगा, देखो डेटा रूम बनाया था किसने, डेटा रूम ट्रांसफरर, सेलर बनाता है डेटा रूम। तो डेटा रूम जो सेलर ने बनाया, पहली बात तो वो उसको तोड़ देगा, खत्म कर देगा, डीडी खत्म हो चुका है। उसके बाद कुछ नॉन कंप्लायंसेस अगर उन्हें सेलर के अंदर पता चले, सेलर मतलब कौन, आइडिया ट्रांसफरर, तो सेलर के अंदर कुछ भी नॉन कंप्लायंस पता चले हैं तो वो उसको क्या कर देंगे, उनको बोलेंगे पहले तुम नॉन कंप्लायंस ठीक करो, पहले तुम लिटिगेशन निपटाओ, कोई लैंड डिस्प्यूट में पहले तुम लैंड को क्लियर करवाओ, उसके बाद अपन बात करेंगे। तो जो भी रेक्टिफिकेशन है वो करने को बोल सकते हैं, कोई पिटिशन वगैरह फाइल करनी है, कोई ऑफेंसेस को कंपाउंड करना है, ये सब करने को बोल सकते हैं, और उसके बाद फिर वो ड्यू डिलिजेंस को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, तो ये पूरी प्रोसेस किसकी हो गई मेरी जान, ड्यू डिलिजेंस की। इज इट क्लियर, यस, ठीक है। तो सी ग्रेट, अरे साठे सर मजे ले रहे हो अभी, डेफिनेटली पेपर एनालिसिस लीजिए, पक्का पक्का इस वीक करते हैं अपन, ड्राफ्टिंग डीडी दोनों का लेंगे। जिस दिन मैं ड्राफ्टिंग का इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट बताऊंगी ना उस दिन करूंगी। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, अदरवाइज भी आपको अगर चाहिए तो मैंने अपने इंस्टाग्राम के पेज पर एक IGTV वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने बताया व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट, मैंने दिसंबर अटेम्प्ट के पहले डाला था, तो वो भी आप एक बार देख सकते हो। आई विल डेफिनेटली कम लाइव, बट वो भी आप देख सकते हो। मैम हाउ यू दिस मच स्वीटर देन शुगर, नहीं, शुगर इज बैड फॉर एब्स। चलो आगे बढ़ते हैं। टेक्निक्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड रिस्क असेसमेंट। देखो आपको क्या करना है, आपको 3 टेक्निक्स यूज करनी है, ठीक है। 3 टेक्निक्स, एक्चुअली 3 अलग अलग टेक्निक्स नहीं, सीक्वेंस में है। सबसे पहले व्हाट यू हैव गॉट टू डू इज यू नीड टू नो योर क्लाइंट, KYC, ठीक है। बट यहाँ पर KYC बहुत बड़े लेवल पर होता है, वहां पर तो बहुत छोटा मोटा KYC होता था, चैप्टर नंबर 5 में जो हमने पढ़ा था। यहाँ पर तो आपको जितना पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो सब निकाल लो, सेबी से निकालो, ROC से निकालो, RBI से निकालो, स्टॉक एक्सचेंज से निकालो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से निकालो, जहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकती हो वो KYC कर लो। All business have risk and these can vary significantly depending upon the nature of the company and the services they are being the services they provide. Okay, it is important to know your client so you can properly identify the risk. आप अगर जब तक अपने
ट्रांसफरर या अपने सेलर को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि वो कितना नालायक है या कितना अच्छा है। मतलब जो भी रिस्क इसके अंदर है उसको पता कर लो भाई जल्दी से। दिस इज नॉट टू लिमिट और प्रिवेंट रिलेशनशिप फॉर्मिंग। देखो ये ना डील खराब करने के लिए नहीं करते। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहला पॉइंट हमने डील ब्रेकर पढ़ा है। आप कभी भी काम खराब करने के लिए नहीं करते हो डीडी, बट आपको कुछ चीजें तो पता करनी पड़ेगी ना, ताकि आपको बाद में रिस्क ना उठाना पड़े। आ रही बात समझ में बहुत अच्छे से। सो द पॉइंट इज कि आप ये मत सोचो कि यार ये पता चल गया। ऐसे कभी कभी डर नहीं लगता है हमें कि यार मुझे उसके बारे में कुछ गलत पता चल गया, देन आई स्टार्ट हेटिंग हिम और हर। होता है ना ऐसा। यहाँ पर अगर आपने ये किया ना तो आपको ही बाद में पैसे मनी रोकड़े का नुकसान होगा। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्केर्ड ऑफ फाइंडिंग रिस्क, ओके, और फाइंडिंग नेगेटिव और एडवर्स इन्फॉर्मेशन। उसके बाद प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करो रिस्क को ना आइडेंटिफाई करो, कौन सी क्रिटिकल है, कौन सी हाई है, कौन सी मीडियम है, कौन सी लो है। तो एकदम बाकायदा रिस्क को कैटेगराइज करके चलो, कौन सी रेपुटेशन पर रिस्क आएगी, कौन सी में फाइनेंशियल रिस्क आएगी, कौन सी ऑपरेशनल रिस्क आएगी। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करो और वो करने के बाद एक्शंस लो कि भाई ऐसी अगर ये रिस्क हमने आइडेंटिफाई की है, कैटेगराइज भी कर दी है, क्या हम इस रिस्क को ट्रांजैक्शन के पहले कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा अभी, रेक्टिफाई करो नॉन कंप्लायंस, ऑफेंसेस को कंपाउंड करो, है ना। तो अगर रिस्क पहले रेक्टिफाई हो सकती है तो बहुत बढ़िया बात है ना, रेक्टिफाई करेंगे और उसके बाद फटाफट से अपना अग्रीमेंट कर लेंगे। लेकिन रिस्क अगर रेक्टिफाई नहीं हो सकती देन गिव इट अ सेकंड थॉट कि अब तुम्हें अग्रीमेंट करना है या नहीं। क्लियर है बहुत अच्छे से। तो ड्यू डिलिजेंस और रिस्क असेसमेंट के लिए फर्स्ट डू द केवाईसी, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल डोमेन से मिल जाएगी। उसके बाद रिस्क को आइडेंटिफाई करके कैटेगराइज करो, क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो, कौन सी टाइप ऑफ रिस्क है वो पता करो। और फिर देखो ये रिस्क खत्म हो सकती है नहीं, कम हो सकती है नहीं। अगर नहीं हो पा रही देन गिव इट अ सेकंड थॉट कि भाई अब हमें डील करनी है या नहीं करनी है। क्लियर है बहुत अच्छे से। यस, ओके, डन। चलो अब देखो टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस बहुत सिंपल है। उप्स, टी इज हॉट, गरम चाय की प्याली हो। देखो सिंपल है। उप्स, टी इज हॉट, ये क्या है? ये है हमारा टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस, वेयर उप्स मीन्स ओपी, ओवर पावर। ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, लिख लो भाई इसको, पेन कॉपी लेके बैठी हो तो लिखो, वरना कोई भरोसा नहीं है। यूट्यूब लेक्चर है, रिविजन लेक्चर है, हम तो ऐसे ही बस सुन लेंगे। स्ट्रेटेजिक ड्यू डिलिजेंस, टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस, एनवायरमेंटल, ड्यू डिलिजेंस, एथिकल ड्यू डिलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ड्यू डिलिजेंस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज एचआर। एचआर को लेबर भी बोलते हैं, ठीक है। एचआर ड्यू डिलिजेंस, इसका कुछ टेक्निकली वो है नहीं, ठीक है। एंड लास्ट में आता है टैक्स ड्यू डिलिजेंस। ठीक है। तो ओपी दैट इज ऑपरेशनल, एस फॉर स्ट्रेटेजिक, टी फॉर टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल, जिसमें टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल में आईपीआर भी आ जाता है। फिर ई फॉर एनवायरमेंटल, ई फॉर एथिकल, उसके बाद आईएस फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एच फॉर एचआर जिसको हम लेबर भी बोलते हैं, और टी फॉर टैक्स, टैक्स को हम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस भी बोलते हैं। इसके बाद एक नया ऐड हो गया है अलग से, एंड दैट इज लीगल ड्यू डिलिजेंस। एक्चुअली लीगल ड्यू डिलिजेंस ना टेक्निकली इन सबके साथ ही ओवरऑल पहले किया जाता था, बट अब उसको एक सेपरेट नाम दे दिया गया है। क्लियर है बहुत अच्छे से। इज दिस लेक्चर एप्लीकेबल फॉर ओल्ड सिलेबस ऑल्सो? अभिजीत, ये जो लेक्चर है ये एप्लीकेबल है, बट देन इट्स वे टू बहुत ब्रीफ है आप लोगों के हिसाब से। आप लोगों को तो टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस बहुत सारे अलग अलग हैं, एचआर, एथिकल, बैंक, और सब बहुत अलग अलग आपको दिए हुए हैं चैप्टर्स में। तो आई वुड सजेस्ट यू अभिजीत, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग योर टाइम हियर, है ना,
क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, या आपको काम जरूर आएगा बट बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्यों अभी एग्जाम के इतने दिन पहले टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट? अब देखना है, थोड़ी देर वेट करो, देख लो आपको जम रहा है तो आप रुक सकते हो, बट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? मैम प्लीज डू शेयर चार्ट फॉर मेमोरिंग। मैं ना वो टेक ओवर ड्यू डिलिजेंस का भी हम आज ही कर लेंगे, उसका आप लोग फोटो भी ले लेना, और मैं एक बार ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, बट फिर भी फोटो तो ले ही लेना सो दैट आप लोग टाइमली पढ़ लो, ठीक है? चलो, सबसे पहले हम एचआर ड्यू डिलिजेंस की बात करते हैं। तो एचआर ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है कि हम लोगों से रिलेटेड जो भी कंपनीज पर, यार तुमको पता है ना कि लेबर लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो कंपनी पर लेबर लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आई है, कुछ इश्यूज तो नहीं आए हैं, कंपनी और लेबर पूरा सेटिस्फाइड है। इससे ना हमें यहाँ पर पता है क्या चेक करना चाहिए, एम्प्लॉय टर्नओवर परसेंटेज। एम्प्लॉय टर्नओवर समझते हो ना, कि कितने एम्प्लॉयज ने कंपनी को एक साल में छोड़ा, तो ये आपको पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पता है क्या फायदा होता है, इससे हमें पता चलता है कि एम्प्लॉय कितने ज्यादा खुश है यहाँ पर, बिकॉज एम्प्लॉय और ह्यूमन रिसोर्स इज द बेस्ट एसेट। एम्प्लॉय और ह्यूमन रिसोर्स इज द बेस्ट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपकी एसेट ही खुश नहीं है तो फिर क्या मतलब, करेक्ट है ना? तो ये सब हम चेक करेंगे, क्योंकि उनकी सारी सिनर्जी, उनकी जो एनर्जी होती है वो जब कंबाइन होती है तभी तो कंपनी में काम होता है, करेक्ट है? उसके बाद ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस में आप क्या चेक करोगे, आप ये चेक करोगे कंपनी की ऑपरेशंस कितने इफेक्टिव और एफिशिएंट है। कुछ कंपनीज इतना बिल्कुल भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करती है, कि भी रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करना, इन रॉ मटेरियल कम वेस्ट करना, कम कॉस्ट में प्रोडक्शन करना, ऑप्टिमम कॉस्ट में प्रोडक्शन करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। तो ये सारे एक एफिशिएंट ऑपरेशन की निशानी है। आ रही बात समझ में, कि हम कैसे ऑप्टिमली प्रोडक्शन कर सके, कम कॉस्ट में ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो ये सारी चीजें आपको पता करनी पड़ेगी, किसमें, ऑपरेशन में। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक। तो स्ट्रेटेजिक में क्या आएगा, यू नीड टू सी, अब यहां पर ना आपको ये जो स्ट्रैटेजी आप लेकर आ रहे हो, जिस चीज के लिए आप डीडी कर रहे हो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी तो होगी ना। अब जिस चीज के लिए डीडी कर रहे हो उसकी एक स्ट्रैटेजी होगी कि भाई आपको मर्जर करना है, फ्रेंचाइजी देनी है, अमाल्गमेशन करना है, टेक ओवर करना है, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज का आप डीडी कर रहे हो, बैंक डीडी करवा रहे हो, तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है आप उस स्ट्रैटेजी का डीडी करते हो कि वायबल या फीजिबल है भी या नहीं, हमें आगे फायदा होगा या नहीं, ये काम की अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं। तुम्हें क्या लगता है, जितनी अभी तो मर्जर जिन भी कंपनीज का हुआ उनका हुआ है, तो तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इन्हीं कंपनी से सोचा होगा लाइफ में क्या मर्जर कर लें? बहुत कंपनी से सोचा होगा, बट उन्होंने डेफिनेटली स्ट्रैटेजिक डीडी करने के बाद उनको रियलाइज होगा नहीं यार ये इतनी डील इतनी काम की नहीं कि हम इतनी मेहनत करें या इतना पैसा लगाएं। करेक्ट है, राइट है ना? तो आप ये देखते हो कि डील जो है वो कमर्शियली वायबल है या नहीं, टारगेट वैल्यू हमें बाद में रियलाइज होगी कि नहीं, क्योंकि डीडी करते टाइम या मर्जर अमलगमेशन करते टाइम तो नुकसान होता ही है, बट आगे जाकर अगर हमें लॉन्ग रन में फायदा हो रहा है, डबल फायदा हो रहा है, देन ओनली इट इज गोइंग टू मेक सेंस, राइट? यस। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप लोगों ने पढ़ा है ना, कि आज अगर 500 रुपए की कुछ वैल्यू है तो आगे जाकर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन है। आज अगर हम 500 लगा रहे हैं, बाद में भी हमें 500 ही मिलने वाला है, तो फिर लॉस ही हो रहा है ना, करेक्ट है? ये सब सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, इसको हम टैक्स ड्यू डिलिजेंस भी बोलते हैं। उप्स टी इज हॉट में जो टी है लास्ट का हॉट का, वो क्या हो गया, टैक्स ड्यू डिलिजेंस या फाइनेंशियल। तो बेसिकली इसमें ना हम कंपनी की फाइनेंशियल चेक करते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है दे गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी और नॉट, करेक्ट है? अब तुम बोलोगे मैम ये चीजें तो ऑडिट रिपोर्ट में पता चल जाएगी, ऑडिटर भी तो ये करता है, स्टार्ट ऑडिटर। ऑडिटर बहुत ही ऊपर से चेकिंग करना है और हमें बिल्कुल इन डेप्थ डिटेल्ड एनालिसिस करना है। Even if the journal matches ledger and ledger matches cash flow statement and that matches the trading P&L and balance sheet, even if everything is matching with everything, then too you have to find the loophole कि गड़बड़ कहाँ की है कंपनी में। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आप इसमें क्या करते हो, आप क्या कंपनी का बजट, एक्सपेंडिचर, इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक क्या है, डेटर क्रेडिटर क्या है, ये सब पता करोगे। कंपनी की टैक्सेशन का स्टेटस क्या है, आप टैक्सेशन में आप पता क्या करते हो, कंपनी ने कितने टैक्स कंप्लायंसेस किए, कितने नॉन कंप्लायंस किए, कोई भी शो कॉज नोटिस आ गया है, प्रोसिक्यूशन चालू हो चुका है, टैक्स प्लानिंग की उनकी क्या प्लान है, मतलब टैक्स प्लानिंग वो लोग कैसे कर रहे हैं, कोई टैक्स कंटेंजेंसी या कोई ऐसी अग्रेसिव पोजीशन, कंपनी ने कुछ ऐसा बड़ा टैक्स का रिस्क उठा लिया जो उनको नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि अगर पहले उठाया है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो आगे जाकर भी उठाएंगे, करेक्ट है ना? तो ये टैक्स रिलेटेड, अगर इंटरनेशनल अमाउंट या कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, आर्म्स लेंथ प्राइस पर किया है नहीं किया है, तो ये सारी चीजें आप टैक्सेशन ड्यू डिलिजेंस में करोगे।
अब ये टी हो गया, अब टी इज हॉट हो गया है ना। अब टी डब्ल्यू जो हमने पढ़ा था उसमें एक ही था एनवायरमेंटल और एक ही था एथिकल। तो एनवायरमेंटल में हमें क्या पता करना है, वो 3 चीजें याद है, 4, 5, 6, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस और रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये 3 चीज को आप चेक करोगे 4, 5, 6 में जो है। एक तो मैं इससे परेशान हूं, क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। 4, 5, 6 ठीक है। तो जो हम लोगों ने पढ़ा है ना एंटी कॉम्पिटिटिव, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस और रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, तो वो हम इसमें चेक करेंगे। उसके अलावा हम कंपनी की सॉरी एक सेकेंड सॉरी, थोड़ी गड़बड़ हो गई, गड़बड़। आई थॉट दिस वाज कॉम्पिटिटिव, नहीं ये एनवायरमेंटल है। हम एनवायरमेंटल में ये तो चेक नहीं करेंगे। एनवायरमेंटल में हम क्या चेक करेंगे, ऑन साइट विजिट करेंगे। हम क्या करेंगे मेरी जान, ऑन साइट विजिट, क्योंकि एनवायरमेंटल लॉज का वायलेशन हो रहा है नहीं, ये साइट पर ही पता चलेगा, करेक्ट है ना। तो वो करेंगे, साइट की कंडीशंस को चेक करेंगे, कंपनी के वहां पर ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कौन सा बंदा ध्यान दे रहा है मैनेजमेंट पर, कौन मैनेजर है, कौन सुपरवाइजर है, ये चेक करेंगे, ठीक है। और एनवायरमेंटल लॉ जितने भी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जितने भी एक्ट है उसके साथ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो मेजरली आपको ना कंपनी की जो साइट है जहां पर प्रोडक्शन होता है उसकी हिस्ट्री पता करनी है, अभी करंट में उसको मैनेज कौन करता है और कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे ऑपरेशंस होता है। एक छोटा सा एग्जांपल, आप डोमिनोज का ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, आपके जो एम्प्लॉयज ने कैप पहनी कि नहीं, दैट इज डेफिनेटली विल बी अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस। क्लियर है। उसके बाद टेक्निकल में आप 2 तरह का ड्यू डिलिजेंस करते हो। एक तो नॉर्मल टेक्निकल जिसमें आप टेक्नोलॉजिकल ड्यू डिलिजेंस करते हो कि कंपनी की करंट टेक्नोलॉजी क्या है। भाई वोडाफोन और आइडिया ये दोनों के एम्प्लॉयज अब आपस में मर्ज हो जाएंगे, करेक्ट है। आइडिया के एम्प्लॉयज बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, वोडाफोन के एम्प्लॉयज नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो अब आइडिया जब मर्ज हो जाएगा वोडाफोन में, तो ऐसे केस में क्या उनके एम्प्लॉयज नई टेक्नोलॉजी सीख पाएंगे या नहीं, ये समझना जरूरी है। आ रही बात समझ में, क्या उनके एम्प्लॉयज नई टेक्नोलॉजी सीख पाएंगे या नहीं, ये आपको सीखना समझना जरूरी है। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना एक्सेप्टेबल है एम्प्लॉयज को, ये समझना जरूरी है। उसके बाद आईपीआर ड्यू डिलिजेंस की कंपनी के पास कितने आईपीआर हैं भाई, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये भी एक एसेट होती है, राइट। और आइडिया मल्टीपल आईपीआर लेकर आया तो भाई फायदा है। और आइडिया उस पर नेगोशिएट भी कर सकता है कि उसको ज्यादा प्राइस चाहिए, उसको ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे आईपीआर है। आईपीआर इज एन इंटैंजिबल एसेट, राइट। तो आप उसका भी ड्यू डिलिजेंस करोगे। अच्छा, आईपीआर होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आईपीआर रजिस्टर्ड होना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कौन से रजिस्टर्ड है, कौन से अनरजिस्टर्ड है। हाँ, अगर आपको याद हो सर्च स्टेटस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कौन से प्रोटेक्टेड आईपीआर है, कौन से प्रोटेक्टेबल आईपीआर है। प्रोटेक्टेबल मतलब जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो ये सब हम ड्यू डिलिजेंस में करेंगे। उसके बाद लीगल जो मैंने बोला है एक्स्ट्रा, जिसमें कंपनी के मेजरली जितने भी नॉन कंप्लायंसेस हैं, कोई प्रोसिक्यूशंस है, कोई लिटिगेशंस चल रही है, वो हम चेक करेंगे। हम जो भी लॉज एप्लीकेबल है वो देखेंगे, और वो जो एप्लीकेबल लॉज हैं वो एप्लीकेबल लॉज पर्टिकुलरली कंपनी ने उसमें कितना नॉन कंप्लायंस किया है वो देखेंगे। मिनट्स, एजेंडा, नोटिस, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, इन सबसे हमें पता चल जाएगा कंपनी ने कितना नॉन कंप्लायंस किया है। एथिकल ड्यू डिलिजेंस में कंपनी का हम एथिकल एक्टिविटीज देखेंगे, कंपनी एथिकल कितनी है। देखो, लॉ फॉलो करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू हैव टू बी एथिकल टू गो फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये बात आप अग्री करते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने के लिए आपको एथिकल होना पड़ेगा। समथिंग विच इज इलीगल इज ऑलवेज अनएथिकल, बट समथिंग विच इज लीगल कैन बी एथिकल और अनएथिकल। आ रही बात समझ में बहुत अच्छे से। सो एथिकल ड्यू डिलिजेंस इज नथिंग बट यू नीड टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का रेपुटेशन क्या है, गवर्नेंस के लिए क्या क्या करती है ना। कॉम्पिटिशन लॉ में आपको 4, 5, 6 चेक करना है, ठीक है। 4, 5, 6 क्या होगा, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, अब्यूसिव डोमिनेंस और आपका रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन है ना। 3, 4, 5, 6 जिनको हम बोलते हैं, 3, 4, 5, 6। 3 इज एंटी कॉम्पिटिटिव, 4 इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, 5 इज कॉम्बिनेशन, 6 इज रेगुलेशन ऑन कॉम्बिनेशन। तो ये सारी चीजें आपको इसमें चेक करनी पड़ेगी। आप कंपनी के डॉक्यूमेंट चेक करोगे, पर्सनल को इंटरव्यू करोगे, आप कंपनी की एक्टिविटीज को ट्रैक करोगे, कंपनी कोई भी ऐसी हरकत तो नहीं कर रही है जिससे कॉम्पिटिशन हैम्पर होने वाली है,
ठीक है। उसके बाद आप पुराने अगर कंपनी ने कोई मर्जर्स वगैरह कर रखे हैं पहले, तो आप उसको भी चेक करोगे कि उन्होंने कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड को पार तो नहीं कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये ड्यू डिलिजेंस करना इसलिए भी जरूरी है कि आगे जाकर तो हमारे ट्रांजैक्शन कॉम्पिटिशन एक्ट को वायलेट तो नहीं कर रहे। आ रही बात समझ में? मतलब मर्जर आपने किया तो आपको ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि जो एसेट्स है, जो टर्नओवर है, वो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि रेगुलेशन 5-6 के हिसाब से हमारा सीसीआई मर्जर ही रिजेक्ट कर दे। तो उसके लिए भी हम कॉम्पिटिशन लॉ ड्यू डिलिजेंस करते हैं। एंड लास्ट में आता है मर्जर अमलगमेशन, जो मैंने आप लोगों को करने के लिए बोला ही है। ये आप लोग अच्छे से कर लेना। ये एक टेबल के फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है कि बायर ड्यू डिलिजेंस में क्या करता है और सेलर ड्यू डिलिजेंस में क्या करता है। आप जब उसको पढ़ोगे तो जो बायर का है, ठीक है, जैसे यहाँ पर बायर लिखा है और यहाँ पर सेलर लिखा है, तो आप लोग लिख देना वोडाफोन और आइडिया, तो आपको क्लैरिटी रहेगी। या फिर आप वहां पर लिख लेना बायर की जगह लिख देना ट्रांसफरी और सेलर की जगह लिख देना ट्रांसफरर, क्योंकि वरना बायर सेलर में कंफ्यूजन होता है। मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ पढ़ने की, इससे थिंग्स गेट इजियर वैल्यू रिमेंबर एंड लर्न, है ना। तो आपको याद रहेगा, अच्छा लेफ्ट साइड पे हमेशा फरी का था, लेफ्ट साइड में हमेशा अक्वायरर का था, और राइट साइड में हमेशा फरर का था, मतलब सेलर का था, मतलब आइडिया का था, ठीक है। ओके, यस, डन। बढ़ेंगे आगे, टेक ओवर की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोलती है पब्लिक? चलो, अब मैं एक बात बोलूं बढ़िया वाली। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टेक ओवर ड्यू डिलिजेंस। अगर आपको इन केस डायरेक्टली पूछा जाता है, राइट द प्रोसेस और व्हाट आर द फैक्टर्स और व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग टेक ओवर ड्यू डिलिजेंस, इस तरह से एक बहुत ही एग्जॉस्टिव क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको भर भर के लिखना है। तो मेरी जान, जितना आपको ये रिवीजन नोट्स में दिया है ना, आप उतना भी लिख कर आए, बट इतना पूरा, हाँ, इसमें एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। आप पढ़कर तो आपका रेगुलर नोट्स या मॉड्यूल जो भी जिसको आप रेफर कर रहे हो वो पढ़ोगे, और उसके बाद ये इतना जितना ये इस नोट्स में है, अगर आपने इतना भी लिख लिया ना, आपको इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन मेरी कंडीशन अभी भी क्या है कि आपको ये इतना तो लिखना ही पड़ेगा। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से, पक्का? यस, ठीक है, डन। आई एम फर्स्ट टाइम वॉचिंग योर लेक्चर बट इट वॉज इजीली अंडरस्टूड योर टीचिंग। अरे स्नेहा, प्यार हो तुम। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। Ma'am, can we write backup mechanism and unauthorized access firewalls etc. in information security DD? Yes, information security DDs में रह गया although, yes, but yes, आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो कि कंपनी में इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी ने एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स उठा रखी हैं, कंपनी ने क्या क्या मेजर्स ले रखे हैं, जैसे कि प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू पासवर्ड, कीपिंग और इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमराज इन द ऑफिस प्रेमिसेस, उसके बाद फायरवॉल्स फ्रॉम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वायरसेस। तो कंपनी ने बेसिकली अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए या कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं, तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ड्यू डिलिजेंस में। अब नेक्स्ट इज टेक ओवर। तो टेक ओवर बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टली बाइंग हो जाती है ना। तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, यू टेक ओवर द कंपनी। मर्जर में क्या होता है, मर्जर में एक तरह का अग्रीमेंट मिलकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बनता है। टेक ओवर में डायरेक्टली जो अक्वायरर होता है उसके बेसिस पर टेक ओवर किया जाता है। तो टेक ओवर ड्यू डिलिजेंस इज यूजफुल इन अलाउइंग द बायर टू कंफर्म हिज और हर डिसीजन ऑफ द सेल और इन नेगोशिएटिंग द कंडीशंस विद द सेलर। तो बायर को डिसीजन लेने में मैं करूं या नहीं करूं, बाय करूं या नहीं करूं, इसलिए वो डीडी कर लेता है। अब टेक ओवर में आपको क्या फॉलो करना है, सेबी एसएएसटी 2011, है ना। अब सेबी एसएएसटी के हिसाब से आपको क्या क्या चेक करना है, वेदर एक्विजिशन और ट्रांसफर हैज ट्रिगर्ड ओपन ऑफर। ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ या नहीं। अब यहाँ पर आप ओपन ऑफर की वो 5% वाली कंडीशन लिख दोगे,
ठीक है, यहां पर लिखना है आपको ट्रिगरिंग कंडीशंस ऑफ ओपन ऑफर, ठीक है, तो वो आप लिख ही देना ओपन ऑफर की कंडीशन याद से, है ना, मैं आपको बता रही हूँ लिखना क्या क्या है। दूसरा, ensure that merchant banker of category 1 has been appointed and he is not an associated or he is nowhere associated with the target company or the acquirer company, ठीक है। तो मर्चेंट बैंकर एक अपॉइंट हो जाना चाहिए। अभी मर्चेंट बैंकर कहाँ मिलते हैं, रोड पे मिलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। मर्चेंट बैंकर जो है वो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, आप सेबी की वेबसाइट पर जाओगे आपको मर्चेंट बैंकर मिल जाएंगे। मर्चेंट बैंकर टेक्निकली एक बंदा नहीं होता है, पूरी की पूरी एक इंस्टीट्यूशन होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कभी कभी बैंक्स जो है वो भी एज अ मर्चेंट बैंकर एक्ट करती है, ठीक है। तो वो अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, तो आपको इसमें कैटेगरी 1 का मर्चेंट बैंकर चाहिए, बट ही कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद ईदर द एक्वायरर कंपनी और द टारगेट कंपनी। समझ लो कोई बैंक है ना, और वो बैंक को मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया जा रहा है और उस बैंक में मैं या फिर कंपनी का कोई डायरेक्टर अकाउंट होल्ड करता है, तो एसोसिएटेड हो गया, है ना, वो नहीं होना चाहिए। एस्क्रो अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा और एस्क्रो अकाउंट में आपको डालना पड़ेगा कंसिडरेशन। क्या डालना पड़ेगा मेरी जान, कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा, कंसिडरेशन में ना एक अमेंडमेंट आया था, वैसे तो मैं वो पढ़ा चुकी हूँ, बट एक बार हम आज देख लेते हैं अमेंडमेंट फिर से। अरे कहाँ चला गया भाई, हाँ, 100% consideration shall be deposited in escrow account in case of indirect acquisition, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन अगर आप करते हो तो आपको 100% कंसिडरेशन एस्क्रो अकाउंट में डालना कंपलसरी है। क्लियर है, ये आपको एक एक्स्ट्रा रेगुलेशन ऐड हुआ है, रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1 के तौर पर 100% कंसिडरेशन आपको ऐड करना पड़ेगा एस्क्रो अकाउंट में। बाकी नॉर्मल केसेस में वो जो फर्स्ट 500 करोड़ वाला है, फिर जो नेक्स्ट 500 करोड़ वाला है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो कंसिडरेशन पेएबल अंडर ओपन ऑफर शैल बी कैलकुलेटेड एट द ऑफर प्राइस अज्यूमिंग फुल एक्सेप्टेंस ऑफ द ओपन ऑफर। तो अगर ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाता है और आप ओपन ऑफर के हिसाब से कंसिडरेशन पे करने वाले हो, तो ये माना जाएगा कि पूरा ही ऑफर सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी और उसके हिसाब से आपको कंसिडरेशन एस्क्रो अकाउंट में जमा करना है। आप अभी पे तो नहीं कर रहे हो ना, तो आपको क्यों डर लग रहा है कि वो पैसा लेकर भाग जाएंगे। आप तो भी एस्क्रो अकाउंट में अलग से पैसा निकाल कर डाल रहे हो, कितना, 100% ऑफ द ओपन ऑफर अमाउंट, ठीक है। एंड इन द इवेंट ओपन ऑफर इज सब्जेक्ट टू डिफरेंशियल प्राइसिंग, अगर प्राइस बैंड जैसे अभी जोमेटो का भी आया था प्राइस बैंड, ठीक है, तो फिर जो हाईएस्ट प्राइस है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडरेशन जमा करना पड़ेगा। जैसे अभी आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट शायद ना जोमेटो का जो ओपन ऑफर है वो 79 to 82 इस तरह का कुछ प्राइस था, तो 82 हाईएस्ट प्राइस है, तो 82 के हिसाब से आपको कंसिडरेशन एस्क्रो अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी एस्क्रो अकाउंट में पैसा होता है वो ऐसे कभी भी नहीं निकाल सकते हो आप। एस्क्रो अकाउंट का जो पैसा होता है वो एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जाता है मैनेजर टू ओपन ऑफर से। तो जो कंपनी में मैनेजर टू ओपन ऑफर होता है, जो पूरा ओपन ऑफर मैनेज कर रहा है, वो पर्सन एक लेटर देता है और उसके बाद ही आप उस एस्क्रो अकाउंट की वैल्यू को रियलाइज कर सकते हो शेयर्स के बदले, मतलब बेसिकली सेलर के शेयर होल्डर्स को आप दे सकते हो। उसके बाद आपको अंडरटेकिंग लेना कंपलसरी है टारगेट कंपनी से, कि टारगेट कंपनी से भी और अक्वायरर से भी, कि उन्होंने सारे जितने भी सेबी एसएसटी के रेगुलेशंस उन्होंने उसके साथ कंप्लाई किया है। और अगर ओपन ऑफर आता है तो ओपन ऑफर के लिए आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट और एक डिटेल्ड पब्लिश स्टेटमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट, उसके 5 दिन बाद डीपीएस डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट आपको देना होता है, तो वो आपको देना कंपलसरी है। तो डीडी में चेक करेंगे कि हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है, वो अच्छे से। उसके बाद अक्वायरर को किन बातों का ध्यान रखना है, दैट अक्वायरर इन्फॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड ऑन टारगेट कंपनी एंड टू एनालाइज स्पेशली द फाइनेंशियल एंड लीगल एंगल। तो अक्वायरर किस बात का ध्यान रखेगा कि वो इन्फॉर्मेशन टारगेट कंपनी पर कलेक्ट कर ले, स्पेशली द फाइनेंशियल पार्ट, लीगल पार्ट, कंपनी के जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, टारगेट कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को एनालाइज करेगा, कंपनी की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की एंटाइटलमेंट है, ओनरशिप है, वो डॉक्यूमेंट चेक करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा, आर्टिकल्स और मेमोरेंडम चेक करेगा, ठीक है। ये कौन करेगा, अक्वायरर। आर्टिकल्स, मेमोरेंडम, फाइनेंशियल और भी चीज चेक कर सकते हो आप, कंपनी के फॉर्म्स, रजिस्टर्स, रिटर्न्स, ये सब चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो टारगेट कंपनी है, तो टारगेट कंपनी भी बहुत सारी चीजें चेक करेगी, किस पर,
अक्वायरर कंपनी पर कर सकते हैं। टारगेट कंपनी का भी हक है कि उनके पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है नहीं, ठीक है। अक्वायरर कंपनी का एग्जैक्टली क्या काम है, आप तो ये मानकर चलो कि यहां पर हो रहा है ब्याह, शादी, ठीक है। और जो ब्याह हो रहा है, शादी हो रही है, उसमें जो आपकी आइडिया है वो है दुल्हन, ठीक है। ये कौन है? दुल्हन। बाल विवाह करा रही हूं मैं तो ऑनेस्टली, ये दुल्हन है ना। और ये है दुल्हा, है ना। और ये जो दूल्हा है, ये दूल्हा का नाम है अक्वायरर, ठीक है ना। और दुल्हन का नाम है आइडिया या फिर टारगेट कंपनी। तो दुल्हन के जो पिताजी हैं वो भी तो जांच पड़ताल करेंगे ना, करेक्ट है। तो दुल्हन के पिताजी भी जांच पड़ताल करेंगे और दूल्हे के पिताजी भी जांच पड़ताल करेंगे। तो ये मिलकर जो संगम होगा वो बेसिकली ड्यू डिलिजेंस होगा। ड्यू डिलिजेंस नहीं, वो ट्रांजैक्शन होगा। और ट्रांजैक्शन की पहले जो जांच पड़ताल की जाती है, बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अक्वायरर और टारगेट कंपनी दोनों एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगी, ठीक है। मेरी शादी नहीं साटी सर, मेरी नहीं, मैं खुश हूं अपने लाइफ में। चलो एक बार हम ना ड्यू डिलिजेंस का ये देखो, मैं आपको बोली थी ना मर्जर अमलगमेशन कैसे ड्यू डिलिजेंस का वो है, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। बायर सेलर का लिख लेना। देखो एक जो टॉपिक है जो मैंने नहीं करवाया वो है प्रिपरेशन ऑफ स्कीम ऑफ अमलगमेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग लिख लो। प्रिपरेशन ऑफ स्कीम ऑफ अमलगमेशन ही करना जरूरी है, ठीक है। कि स्कीम बनाते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो भाई आप ट्रांसफरी दोनों को डिफाइन करते हो कि कौन है, दोनों की ऑथराइज कैपिटल क्या है, दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, दोनों का एनुअल रिटर्न क्या बोलता है, एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करना है हमें, ठीक है। मैनेज आपको दोनों के ऑब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे, अमलगमेशन का कितना एक्सपेंस रहेगा, कौन कितना डिवाइड करेगा, ये सारी चीजें हमें स्कीम बनाते टाइम ध्यान रखनी है। ये आएगा इसमें, है ना। अब एसएएसटी की ये वाले तो हम पढ़ चुके हैं पॉइंट्स। पब्लिक स्टेटमेंट देना, डीपीएस देना, ठीक है। उसके बाद ऑफर प्राइस इज नॉट लेस देन फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। तो ये जो प्राइसिंग, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है प्राइसिंग का, वो भी आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये अरे यस, ठीक है। उसके बाद टारगेट कंपनी और इसके ऊपर जो चेकलिस्ट है, एस्क्रो अकाउंट पर जो चेकलिस्ट है वो आपको करनी है। टारगेट कंपनी और एस्क्रो अकाउंट की जो चेकलिस्ट है वो क्या बोलती है कि भाई टारगेट कंपनी पर हमने देख लिया कि मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स चेक करना है, उनके जितने भी लिटिगेशन वगैरह है, फाइनेंशियल्स हैं, एंटाइटलमेंट है वो चेक करना है। एस्क्रो अकाउंट का चेक करना है कि एस्क्रो अकाउंट ओपन किया है कि नहीं, उसमें आपको कितना ऐड करना है कंसिडरेशन। फर्स्ट 500 करोड़ पर 25%, बैलेंस कंसिडरेशन पर एक्स्ट्रा 10%, ये आपको ऐड करना जरूरी है, ठीक है। और आपको फिर जब एक्सेप्ट हो गया, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब क्या, आपका 90% अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया तो फिर आपको पूरा ही 100% अमाउंट डालना पड़ेगा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। इनडायरेक्ट एक्विजिशन में तो आपको स्टार्टिंग से ही 100% वाला अमाउंट डालकर रखना है। एस्क्रो अकाउंट में आप पैसे कैसे डाल सकते हो, या तो आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो कमर्शियल बैंक के साथ, या फिर आप बैंक गारंटी दे सकते हो जो मैनेजर के फेवर में होगी कि भाई इनकेस ओपन ऑफर हो गया, ट्रिगर और सब कंडीशंस कंप्लीट हो गई, तो फिर मैनेजर को पूरा पैसा मिल जाएगा जो कि पैसा शेयर होल्डर्स को दे देगा। और या फिर आप सिक्योरिटीज प्लेज कर सकते हो, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज को प्लेज कर सकते हो, जिसके बेसिस पर जो अमाउंट है वो रिलीज हो जाएगा और ओपन ऑफर का अमाउंट शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। क्लियर है बहुत अच्छे से। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो भी एस्क्रो अकाउंट की कंडीशंस है वो एक्स्ट्रा कंडीशंस लिखनी पड़ेगी। आपको इंश्योर करना है कि आपके पास सारी अंडरटेकिंग्स और ऑथराइजेशन है, ठीक है। जैसे कि आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई किए हैं, कोई पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट अगर है तो वो कोई भी तरह की सिक्योरिटीज में डील नहीं कर रहा है, कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हुई है कंपनी से, तो ये जो भी अंडरटेकिंग्स ऑथराइजेशन है टेक ओवर की, वो आपको लेना पड़ेगा। तो टेक ओवर में देखा जाए तो मेजरली 3 से 4 चीजें कवर होती है। सबसे पहले तो एसएएसटी फॉलो किया है कि नहीं, उसकी 3 से 4 चीजें। दूसरा, आपने अक्वायरर की क्या चेकलिस्ट है,
तीसरा टारगेट कंपनी की क्या चेकलिस्ट है, और चौथा आपका एस्क्रो अकाउंट, और पांचवा आपका एस्क्रो अकाउंट की चेकलिस्ट, और पांचवा आपके ऑथराइजेशन। ये 5 हेड्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये 5 हेड्स कौन कौन से हो गए भाई? ये 5 हेड्स अगर आप लोगों ने लिख लिए तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक तो SAST की रेगुलेशंस, दूसरा अक्वायरर की चेकलिस्ट जो अक्वायरर को चेक करनी है, तीसरा टारगेट कंपनी की चेकलिस्ट जो टारगेट कंपनी को चेक करनी है, चौथा एस्क्रो अकाउंट की चेकलिस्ट वो पूरा कितना अमाउंट आना चाहिए, और पांचवा लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग एंड ऑथराइजेशन। अच्छा, मैं क्या बोल रही हूं एक चीज कि आपको ये जो 5 चीजें हैं ये आपको सेपरेटली शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको हेडिंग्स दे रही हूं। आपको ये भी पूछा सकता है कि अक्वायरर की चेकलिस्ट बताओ, टारगेट कंपनी की चेकलिस्ट बताओ, एस्क्रो अकाउंट की चेकलिस्ट बताओ, क्या क्या अंडरटेकिंग देनी है बताओ, SAST में क्या क्या चेक करना है ये बताओ। तो अलग से भी पूछा जा सकता है और आपको डायरेक्टली सारे पॉइंट भी लिखने को बोला जा सकता है। सारे पॉइंट लिखने को बोलेंगे तो आपको जो आंसर है वो 1.5 पेज तक जाएगा। कहां तक जाएगा गाइस? 1.5 पेज तक आपका आंसर जो है वो जाएगा। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे। अब इसके बाद इसके बाद आता है DD रिपोर्ट फॉर बैंक, ठीक है। अब देखो आप लोगों को ना इसमें ये मॉड्यूल में भी ICDR और LODR में सिर्फ इतना ही दिया है कि आप लोगों को जो सिक्योरिटीज लॉ है वो एक बार पढ़ लेना है, वो एक बार चेक कर लेना है। तो टेक्निकली कुछ खास दिया नहीं ICDR LODR का, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं ये ड्यू डिलिजेंस जो ओल्ड सिलेबस में था वो आपको उन लोगों को एक सेपरेट चैप्टर है। अभी आई थिंक कोई आया था ना एक स्टूडेंट जिसने बोलता मैम ICDR ले लो, तो ICDR LODR उनको एक सेपरेट अलग से चैप्टर है, बट आप लोगों को ये नहीं है, ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट इज ड्यू डिलिजेंस ऑफ अ बैंक। तो बैंक की ड्यू डिलिजेंस में बेसिकली RBI ये एडवाइस करती है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक को टू ऑब्टेन रेगुलर सर्टिफिकेशन, मतलब डिलिजेंस रिपोर्ट ले ले फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की सारे कंप्लायंसेस हो रहे हैं नहीं। तो एक तो होता है KYC लेना जो बेसिक है, जो तो कंपलसरी है। फिर एक होता है सर्च स्टेटस करना। सर्च स्टेटस तो इवेंट बेस्ड होता है कि कोई कंपनी लोन लेने आई है, क्रेडिट फैसिलिटी लेने आई है, तो इवेंट बेस्ड हमने क्या कर दिया उनको सर्च स्टेटस, उनको हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। लेकिन अगर रेगुलरली RBI से बोलता है कि आपको रेगुलर बेसिस पर आप कोई भी रैंडमली एक पर्टिकुलर क्लाइंट उठाओ और उस पर ड्यू डिलिजेंस करवाओ, PCS से डिलिजेंस रिपोर्ट बनवाओ, तो PCS इज रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई द कंप्लायंस कि भाई कंपनी ने जो भी कंप्लायंसेस है वो किए हैं नहीं किए हैं, तो PCS इस चीज को सर्टिफाई करता है। क्लियर है? बहुत अच्छे से। उसके बाद गाइडेंस ऑन डिलीजेंस रिपोर्टिंग, ठीक है। तो डिलीजेंस रिपोर्टिंग मतलब कि जो भी क्लाइंट है बैंक का वो काम अपना ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर एक रिपोर्टिंग होती है। तो रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज ध्यान रखनी? पहली बात तो पीरियड, कि कितना फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए ड्यू डिलीजेंस, हाफ ईयरली बेसिस पर आपको DD करवाना चाहिए। दूसरा करेगा कौन? PCS। अब PCS का पूरा लिख देना, हु इज अ PCS, अ पर्सन अ मेंबर ऑफ ICSI हु हैज गॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एज पर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, तो वो पूरा बताओगे। उसके बाद जब भी वो ड्यू डिलिजेंस करेगा उसको एक्सेस मिलना चाहिए, किसका? रिकॉर्ड्स का। जब भी मेरी जान वो ड्यू डिलिजेंस करता है उसको एक्सेस मिलना चाहिए रिकॉर्ड्स का, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग विद क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शंस। क्वालिफिकेशन का मतलब एक्सेप्शन। तो अगर कोई भी रिजर्वेशन है, कोई एक्सेप्शन है, कोई नॉन कंप्लायंस है, तो आप उस तरह से रिपोर्ट करोगे। अगर कुछ भी नहीं दिखता है तो फिर आप क्लीन रिपोर्ट दे दोगे। उसके बाद अगर आपने बाय चांस गड़बड़ मचाई, झूठ रिपोर्टिंग की, तो आप पर लगेगी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेनल्टी, विच इज व्हाट सेक्शन 447 और 448 की। 447 448 पता है ना? तो कंपनीज आके आपको वो पेनल्टी लगेगी। एंड लास्ट में अगर आपको अपॉइंट किया, आपके पहले किसी और को अपॉइंट किया हुआ था, उसने थोड़ा सा काम कर रखा था और सडनली आपको अपॉइंट कर दिया, तो उस अर्लियर इनकम्बेंट को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बैंक DD में आता है, आपको हाफ ईयरली बेसिस पर करना है। PCS इसको करेगा, उसको एक एक्सेस मिलना चाहिए रिकॉर्ड्स का, उसको क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन के साथ रिपोर्टिंग करनी है, उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सही रिपोर्टिंग करना। अगर उसने गड़बड़ की तो ऐसे केस में क्या होगा? 447 448 की पेनल्टी लगेगी। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस। और लास्ट में यू नीड टू कम्युनिकेट इट टू द अर्लियर इनकम्बेंट।
क्लियर है सबको? डन है क्या? बढ़ेंगे आगे? यस। चलो नेक्स्ट इज फेमा। फेमा ड्यू डिलिजेंस क्या बोलता है कि अगर कोई कंपनी इन्वॉल्व्ड है, अगर कोई कंपनी इन्वॉल्व्ड है किस चीज में भी, वो इन्वॉल्व है फॉरेन कैपिटल ट्रांजैक्शन, फॉरेन अकाउंट ट्रांजैक्शन में, और उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, फॉरेन एक्सचेंज कहीं से भी इन्वॉल्व है, तो उसको क्या क्या चीज चेक करनी है? वही सब चीजें जो आप लोगों ने पहले पढ़ी है फेमा में। क्या क्या पढ़ा है आपने? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एफडीआई, एफसीसीबी, ईसीबी, एडीआर, जीडीआर, ठीक है। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, एस्टैब्लिशिंग अ लाइसेंसिंग ऑफिस इन इंडिया। तो ये सारी की सारी जो चीजें हम चेक करते हैं, जो हमने अलग अलग रेगुलेशंस के फॉर्मेट में पढ़ी है, वो हम फेमा डीडी में चेक करेंगे। करेक्ट है? दिस इज द इजियर वे टू रिमेंबर। मतलब अगर तुम यार फेमा डीडी में क्या था, फेमा डीडी में क्या था, यही तो था जो तुमने फेमा में पढ़ा है। करेक्ट है? राइट? ओके। तो ये सब चीजें आपको फेमा डीडी में चेक करनी है। उसके बाद आता है एफसीआरए ड्यू डिलिजेंस। एफसीआर ड्यू डिलिजेंस क्या होता है कि भाई आपको कोई फॉरेन डोनेशन, चैरिटी वगैरह मिल रही है, अगर आप एनजीओ खोलते हो, आपको क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब समझ लो रिलायंस के साथ कोई भी तरह की डील हो रही है ना, और रिलायंस ने कोई एनजीओ खोल रखा है, तो एनजीओ ने एफसीआरए का ध्यान रखा है कि नहीं, वो हम एफसीआरए ड्यू डिलिजेंस में चेक करेंगे। रिलायंस ने जो एनजीओ खोला है वो ऐसे सीएसआर खोल रखा है, तो सीएसआर का ड्यू डिलिजेंस तो नहीं होता है, सीएसआर का तो ऑडिट होता है, 11 चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन हम एफसीआरए का डीडी तो कर सकते हैं। करेक्ट है? सो एफसीआरए रिप्लेसेस द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 जो 2010 में आया था फिर बाद में। सो एफसीआरए स्टेट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रिसीव फंडिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्स अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एंड हैज ऑब्टेन गवर्नमेंट फ्रॉम अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? तो आपने गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया है तो ही आप ये कर सकते हो। ठीक है? तो आपको बेसिकली यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट टू स्टेट आपको अप्रूवल लेनी है, तो आपको रजिस्टर कराना है, अप्रूवल लेना है, और आपने किस फॉर्मेट में ये एनजीओ खोला है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपने सोसाइटी खोली है, आपने पब्लिक ट्रस्ट खोला है, आपने एलएलपी खोली है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लायंसेस चेक करेंगे। एक्ट में देखेंगे, ठीक है, ट्रस्ट खोला है तो ट्रस्ट एक्ट में देखेंगे, और एलएलपी खोली है तो एलएलपी या सेक्शन 8 खोला है तो एलएलपी एक्ट या सेक्शन कंपनीज एक्ट में चेक करेंगे। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे से। यस, डन। बढ़ेंगे आगे।